जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं भारतवर्ष डिस्कस करूंगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतवर्ष। एमपीपीएससी की हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, संकल्पना और विचार। इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाल चुका हूं जिसमें हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा डिस्कस करें दोस्तों। इस लेक्चर में हम भारतवर्ष के बारे में जानेंगे, है ना। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, क्या पढ़ा, उससे रिलेटेड काम की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो लेक्चर्स पर बने रहे, वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए। भारतवर्ष, तो भारतवर्ष की अवधारणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र, इतिहास और संस्कृति को एक साथ जोड़ती है दोस्तों। मैंने क्या बोला, भारत के भौगोलिक क्षेत्र, इतिहास और संस्कृति को एक साथ जोड़ती है। यह अवधारणा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। कब से? प्राचीन काल से ही प्रचलित है। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में, महाकाव्यों में और पुराणों में मिलता है दोस्तों। और पुराणों में मिलता है भारतवर्ष शब्द का उल्लेख, है ना। इसके अलावा आपको बता दूं, भारतवर्ष शब्द का मतलब भारत की भूमि होता है दोस्तों। यह शब्द भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता का प्रतीक है भारतवर्ष, है ना। यह शब्द भारत के भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि ये भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से यहाँ की संस्कृति और इतिहास को एक साथ जोड़ता है दोस्तों। यह शब्द भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित भी करता है ना। यह शब्द भारत की भूमि को दर्शाता है, भारतवर्ष शब्द। इसके अलावा यह शब्द भारत के लोगों और सरकार द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है दोस्तों। यह शब्द भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी शामिल करता है दोस्तों। यह शब्द भारतवर्ष शब्द जो है भारत के अद्वितीय विकास और पहचान को भी प्रदर्शित करता है। यह शब्द भारत की सांस्कृतिक एकता, एक सभ्यता और एक विचारधारा का भी प्रतीक है भारतवर्ष शब्द। तो देखो यहाँ पे जो मैंने नोट्स है इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ और काम की जानकारी बताऊंगा कि नाम कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, सब बताऊंगा दोस्तों। देखो, पारंपरिक और पौराणिक हिंदू साहित्य में भारत को भारत खंड कहा गया है। भारत को क्या कहा गया? भारत खंड कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि भारतवर्ष जम्बू द्वीप नामक एक वृहद भौगोलिक इकाई का भाग था। भारतवर्ष जो है किसका भूभाग था, यानी किसका वृहद भौगोलिक इकाई का भाग था? जम्बू द्वीप दोस्तों, जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वृहद भारत की धरती को जम्बू द्वीप के नाम से अभिहित किया गया है दोस्तों। जम्बू द्वीप के नाम से अभिहित किया गया है दोस्तों, है ना। यानी बोल सकते हैं हम, जम्बू द्वीप का अधिकांश भाग वर्तमान एशिया माना जाता था दोस्तों, वर्तमान एशिया माना जाता था। प्राचीन भारतीय, तो आगे बताऊंगा फिर उसके बाद डिटेल में, है ना। भारतवर्ष जम्बूद्वीप नामक एक वृहद भौगोलिक इकाई का भाग था दोस्तों। जम्बूद्वीप जो है मेरू पर्वत के चारों ओर स्थित, मेरू पर्वत वर्तमान में कहाँ है इसकी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि कई इतिहास की पुरानी चीज़ें लुप्त कर दी गई है दोस्तों। जो सनातनी इतिहास था उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो लुप्त कर दी गई है। आज हम कुछ और ही देखने को, पढ़ने को मिलता है, नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो जम्बूद्वीप जो है, जम्बूद्वीप मेरू पर्वत के चारों ओर, मेरू पर्वत था ये जम्बूद्वीप के बीचों बीच, है ना। तो मेरू पर्वत के चारों ओर स्थित 7 केंद्रित पौराणिक द्वीपों में से एक था दोस्तों। कितने? चारों ओर स्थित 7 ऐसे द्वीप थे। 7 केंद्रीय पौराणिक द्वीपों में से एक भाग माना जाता है। एक भाग था जम्बूद्वीप। इतना समझ में आ गया। थोड़ी सी भौगोलिक इकाई देख लेते हैं अपन। भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप विशाल प्रायद्वीप भारत है दोस्तों। विशाल प्रायद्वीप भारत है ना। प्रायद्वीप का मतलब तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ भारत है। इसका विस्तृत भूखंड, जिसमें एक महाद्वीपी कहा गया है, इसको एक उपमहाद्वीपी कहा गया है, वह आकार में विषम चतुर्भुज है। आकार में कैसा है? विषम चतुर्भुज जैसा है। भौगोलिक दृष्टि से यह भारत के 4 भाग है दोस्तों। भौगोलिक दृष्टि से भारत के 4 भाग बताए गए हैं। देखो, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यह तराई के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक विस्तृत है, जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें कांगड़ा, है ना, टिहरी, कुमायूं और सिक्किम आदि प्रदेश शामिल है दोस्तों, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। गंगा और सिंध का उत्तरी मैदान, इसके अंतर्गत सिंध तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियां, सिंध और राजस्थान के रेगिस्तान वाला भाग, गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश, इसे आर्यव्रत भी कहा गया है।
इसे क्या कहा गया है? इसे आर्यवर्त, इसे आर्यवर्त कहा गया है दोस्तों, आर्यवर्त कहा गया है, ये पता रहना चाहिए। ये वाले जो भाग को आर्यवर्त कहा गया है। दक्षिण का पठार की बात करेंगे तो उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का भूभाग को बोलेंगे दक्षिण का पठार। उसके बाद ये बोलेंगे सुदूर, सुदूर दक्षिण के मैदान। इसके अंतर्गत दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित है। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश के अंतर्गत ये आता है दोस्तों सुदूर दक्षिण के मैदान। तो ये 4 भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में बताया गया था। अब हम देखते हैं आगे, देखो ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर नाम कैसे पड़ा उसको डिस्कस करेंगे। तो दक्षिण का पठार तथा सुदूर दक्षिण के मैदानी प्रदेश मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करते हैं दोस्तों। किसका? प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करते हैं, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी मध्यांतर के वन मिलकर, मध्यांतर में स्थित है, और मध्यांतर के वन मिलकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पृथक करते हैं? तो ये सब पृथक करते हैं, देखा जाए तो नर्मदा, ताप्ती, है ना, विंध्य, सतपुड़ा। लेकिन खासकर अगर पूछा जाएगा तो विंध्य की पहाड़ी जो है उत्तर भारत को, विंध्याचल की पहाड़ी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ये पता होना, है ना, अलग करती है, ये पता होना। तो ये समझ में आ गया। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है दोस्तों। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करती है। वहीं हिंद महासागर इस देश के पूर्व में है और पश्चिम और दक्षिण से आवृत किए हुए हैं, यानी घेरे हुए हैं। आवृत किए हुए हैं, गोलाकार घेरे हुए हैं दोस्तों, गोलाकार की तरह घेरे हुए। तो इतना समझ में आया कि सामने की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए? क्योंकि दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए? क्योंकि इसके लिए, इससे रिलेटेड कुछ मतभेद भी हुए थे अभी, इसलिए अपने को जानना जरूरी है। तो प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं दोस्तों, है ना, अलग अलग नाम रहे हैं। जैसे इसे जम्बूद्वीप भी कहा गया है, भारत खंड भी कहा गया है, हिमवर्ष भी कहा गया है, अजना भववर्ष भी कहा गया है, भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया है, आर्यव्रत भी कहा गया है, हिंद के नाम से भी जाना गया है, हिंदुस्तान और इंडिया नाम से भी जाना गया है दोस्तों। मगर इसमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। नामकरण को लेकर सबसे ज़्यादा धारणाएं और मतभेद भी भारत को लेकर ही है दोस्तों, भारत को लेकर ही है। भारत में संस्कृति की तरह अलग अलग कालखंड में अलग अलग, है ना, तो हम बोल सकते हैं भारत की विविध संस्कृति की तरह अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम से भी इसे जाना गया है, अलग अलग नाम से भी इसे जाना गया है दोस्तों, है ना। और इस नाम के पीछे भूगोल उभर कर आता है, इस नाम के पीछे भूगोल उभर कर आता है, भूगोल उभर कर आता है, तभी जाति चेतना और सभी संस्कार भी उभर के आते हैं दोस्तों, है ना। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हिंदुस्तान और इंडिया जैसे नामों का भूगोल उभर के आता है, क्योंकि ये हिंद सिंध नदी के नाम से हिंदुस्तान नाम दिए, इंडिया अंग्रेजों ने ऐसा करके। लेकिन हम पुरानी विचारधारा को पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सुनो, यहाँ लिखा हुआ है क्या, भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। तो देखो, सबसे पहले सर्वाधिक स्वीकृत विचार कौन सा है? तो भारतवर्ष नाम वैदिक आर्यों की भरत जनजाति, वैदिक आर्यों की भरत जनजाति से लिया गया है, वैदिक आर्यों की भरत जनजाति से लिया गया है। इसी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र को भारतवर्ष कहा जाने लगा, है ना, संपूर्ण राष्ट्र को भारतवर्ष कहा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्या? भारतवर्ष नाम वैदिक आर्यों की भरत जनजाति से लिया गया है, या भरत जनजाति निवास करती थी। इसी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र को भारतवर्ष कहा जाने लगा। ये एक सर्वाधिक स्वीकृत विचार माना गया है। ये एक विचार अपने को पता होना, याला विचार। अब दूसरा विचार पढ़ते हैं। देखो, वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण में भी बात बताई गई है। वायु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश जो भरत कहा जाता था, जिसे भारत कहा जाता था, क्योंकि यहाँ भरत की संतान निवास करती थी, क्योंकि यहाँ पे भरत की संतान निवास करती थी। ये वायु पुराण में कहा गया है, वायु पुराण में कहा गया है ना, वायु पुराण में कहा गया दोस्तों। तो वायु पुराण में कहा गया
की संतान निवास करती थी। तो मैंने बताया ना भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। भारतवर्ष नाम वैदिक जनजाति भरत के नाम पर पड़ा है। वैदिक जनजाति यहाँ भी पढ़े ना, वैदिक जनजाति, वैदिक जनजाति भरत के नाम पर पड़ा है। भारत जनजाति यानी भरत जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भरत को आर्यव्रत कहा गया है दोस्तों, आर्यों की भूमि कहा गया है ना। प्रमुख लोग ने बताया है ये और ये कहा गया है दोस्तों। तो ये समझ में आया क्या। एक अवधारणा ये इंपॉर्टेंट, दूसरी अवधारणा यानी वायु पुराण में क्या बोला है, भरत की संतान निवास करती है, ये कहा गया है। इसके अलावा अन्य अव्यधारणाएं देखते हैं दोस्तों। तो भारतवर्ष नाम पढ़ने से संबंधित अन्य विचार कौन से विचार हैं उनको देखेंगे। तो देखो वेद व्यास के अनुसार भारतवर्ष नाम दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। दुष्यंत के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। ये वेद व्यास ने बताया हमको। वेद व्यास के अनुसार भारतवर्ष नाम दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम, दुष्यंत कुमार और शकुंतला सुने होंगे आपने, है ना। तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। एक ये। दूसरा है मैत्रेय पुराण के अनुसार। दोस्तों मैत्रेय पुराण के अनुसार मानव जाति के आदि पुरुष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम भारतवर्ष था, है ना। तो ये बताया गया यहाँ पे मानव जाति के जो आदि पुरुष थे मनु द्वारा शासित भूमि का नाम भारतवर्ष था। तो ये मैत्रेय पुराण में बताया गया है कि मानव जाति के आदि पुरुष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम भारतवर्ष था, ये मैत्रेय पुराण के अनुसार। इसके अलावा जैन मतानुसार ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, है ना। ये जैन मतानुसार ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो एक सदाचारी व्यक्ति और महान तपस्वी थे। उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। तो ये अलग अलग विचार है दोस्तों। भारतवर्ष नाम पढ़ने से संबंधित ये इतने विचार हैं, ये 1 विचार 2 विचार 3 विचार समझ में आया। और अवधारणा है तो उनको भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए भारतवर्ष, है ना, भारतवर्ष की अवधारणा पर शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है। तो भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है, भा का मतलब है यहाँ पे ज्ञान से, रथ का मतलब है प्रकाश से, और वर्ष का मतलब है महाद्वीप या भूखंड से, अर्थात वह भूखंड जो ज्ञान प्रकाश को समर्पित है, ये पता होना, ये समझ में आया। एक मतलब ये हो गया शास्त्रीय दृष्टिकोण से। उसके अलावा दूसरा भरत जनजाति जिसके नाम पर देश का नाम पड़ा, ये ऋग्वेद में वर्णित एक सम्मानित और प्राचीन जनजाति थी, है ना। तो मैंने बताया था भारतवर्ष नाम वैदिक जनजाति भरत के नाम पर पड़ा था। भरत जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऋग्वेद में वर्णित एक सम्मानित और प्राचीन जनजाति थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में, है ना। ऋग्वेद के जिसको क्या बोलते हैं, द बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। ये जो युद्ध था इसको द बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। तो इसे 10 राजाओं की लड़ाई भी कहा जाता है, जिसमें 10 राज्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राजा सुदास और जनजातियों के संग यानी जनजातियों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। किसके? 10 राजा, नहीं 10 राजा नहीं, राजा सुदास और जनजातियों के मध्य लड़ा गया था, जिसका उल्लेख मिलता है। भरत जनजाति और अन्य जनजाति के गढ़ जोड़ के बीच लड़ा गया था। किसके? भरत जनजाति और अन्य जनजाति के बीच गढ़ जोड़ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भरत जनजाति की विजय हुई थी। दोस्तों इस युद्ध में कौन जीता था? तो भरत जनजाति की विजय हुई थी। और इस विजय के उपलक्ष्य में ही इस धरती का नाम, इस भूखंड का नाम भारतवर्ष रखा गया था। ये भी एक अवधारणा मिलती है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, भारतीय परंपरा में विभिन्न संप्रदायों व ग्रंथों में समय चक्र के 3 अलग अलग युग या गाथा है ना, गाथा है। तो हमने बताया था हिंदू धर्म के मुताबिक 4 युग होते हैं दोस्तों। है ना। तो एक युग का नाम है सतयुग, दूसरा युग है द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा है कलयुग। सबसे पहले क्या है? सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और
कलयुग, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है। सबसे पहले क्या है, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। यहाँ पे सबसे आगे पीछे लिख दिया है। सबसे पहले क्या है, सतयुग, फिर क्या है, त्रेता युग, है ना, फिर द्वापर युग। ऐसा क्रम है दोस्तों, ये 1, ये 2, ये 3 और वर्तमान में चल रहा है कलयुग, है ना। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, 3 अलग अलग भरत के यानी 3 अलग अलग भरत नाम के राजाओं का उल्लेख हुआ है ना। इससे भी एक अवधारणा मिली है। देखो सतयुग में श्री ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भरत यानी ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। जो ऋषभ देव है उन्हें आदिनाथ भी कहा गया है, आदिनाथ का नाम ही ऋषभ देव था। तो उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, तो उनके नाम पर पड़ा है। ये सतयुग की बात है। त्रेता युग की बात करेंगे। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र व श्री राम के छोटे भाई के रूप में जो भरत थे उनके नाम पे रखा गया, ये भी अवधारणा है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर भी इस देश का नाम पड़ा, ये भी त्रेता युग में बताया गया, ये भी एक अवधारणा है। इसके अलावा द्वापर युग की बात करते हैं। द्वापर युग में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, उसके नाम पुत्र के रूप में हुआ है, यानी उसके नाम था भरत, उसके नाम पर पढ़ा गया, ये भी एक अवधारणा है। कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन किया है। ये आप मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कालिदास की रचना थी जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है ना। ये इस प्रकार तीनों भरत अवतारों ने विभिन्न युग में भारतवर्ष को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता में एकीकृत किया दोस्तों, है ना। तो बोल सकते हैं ना अपन, भारतवर्ष को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता में एकीकृत किया। समझ में आया दोस्तों, ये था। क्योंकि देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी थी, एक बार आप देखे होंगे, अभी देश का नाम बदलने और देश से रिलेटेड नाम से रिलेटेड बहस छिड़ी थी। संविधान में दर्ज इंडिया डेट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठी थी, केवल भारत करने की मांग उठी थी दोस्तों। उसको बदलने की बजाय ऐसा करना चाहिए, इंडिया डेट इज भारत है तो भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए, भारत दैट इज इंडिया, है ना। ऐसा हुआ, इसकी मांग उठी थी। तो वही आप उसके पीछे में आपको अलग अलग नामों से जाना जाता था पहले प्राचीन काल में, भारत भूमि को अलग अलग, है कि नहीं। जब उसको फिर बाद में वहाँ पे वो आए यूनानी आए तो सिंध से हो गया हिंद, है ना, सिंध से हो गया हिंद, फिर उसके बाद हिंदुस्तान नाम पड़ गया, फिर अंग्रेज आए तो इंडिया नाम पड़ गया, है ना। ऐसा करके हुआ है दोस्तों। तो ये समझ में आ गए अवधारणा अलग अलग जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया भारतवर्ष से रिलेटेड। ये टॉपिक मेंशन है तो इंपॉर्टेंट है। आगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखो, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित द्वीप, प्राचीन ग्रंथों में समस्त पृथ्वी को कई खंडों एवं द्वीपों में बांटा गया दोस्तों, है ना, कई खंडों एवं द्वीपों में बांटा गया है। सामान्यतः द्वीपों से तात्पर्य जल से घिरा हुआ है। द्वीप का मतलब होता है जो जल से घिरा हुआ होता है, भूमि से होता है ना, घिरी हुई भूमि से होता है। पुराणों में द्वीपों को ऐसे भूभाग के रूप में बताया गया है जो जल से घिरे होने के कारण अलग अलग होते थे, जल से घिरे होने के कारण अलग अलग होते थे। खासकर विष्णु पुराण में बताया गया दोस्तों। विष्णु पुराण में समस्त पृथ्वी को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। समस्त पृथ्वी को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भूखंड के दोनों ओर कई समुद्र बताए गए हैं दोस्तों। इस 7 द्वीपों के नाम इस प्रकार है ना। तो अपन ने अभी पढ़े 7 महाद्वीप है। तो ये हमारी प्राचीन चीज़ें हैं दोस्तों, प्राचीन चीज़ें हैं, पुराणों की चीज़ें, है ना। हिंदू सनातनी पुराणों में जो बातें लिखी गई है उन सब चीज़ों को, कई चीज़ों को छुपा दिया गया दोस्तों, इसलिए हमको पता ही नहीं है। नहीं तो पूरा भूखंड एक ही था, यानी भारतवर्ष। तो देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, 7 द्वीपों का नाम निम्न है। एक है दोस्तों जम्बू द्वीप, दूसरे का नाम है पुष्कर द्वीप, तीसरे का नाम है शक द्वीप, चौथे का नाम क्या है, सालमली। ये सालमली है, इसका ये नाम ये भी मिलता है सालमल द्वीप भी मिलता है, या सालमली द्वीप, कुश द्वीप, है ना, कुश द्वीप। और इसके अलावा एक नाम है कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप और कौच द्वीप। ये 7 नाम मिलते हैं दोस्तों, है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ेंगे, समझ में आ गया। ये 7 नाम मिलते हैं। तो अब बात करते हैं अपन, देखो ये सातों के सातों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे अपने को जानकारी बनी रहे। पहले बात करते हैं अपन जम्बू द्वीप की। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जम्बू द्वीप। तो आपको बता दूं, जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप
जम्बू शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जामुन। जामुन है ना, जामुन तो आपने खाए होंगे, वही वाली जामुन, जामुन से है दोस्तों। द्वीप में जामुन के पेड़, इस द्वीप में जामुन के पेड़ अधिक पाए जाते थे। इस द्वीप में जामुन के पेड़ अधिक पाए जाते हैं और जाते थे, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। इस द्वीप पर हमारा देश भारत भी है दोस्तों। इस द्वीप पर हमारा देश भारत भी था, भारत भी है ना। एशिया का अधिकतर भाग इस द्वीप पर आता है। एशिया का अधिकतर भाग इस द्वीप पर आता है, जम्बू द्वीप। समझ में आ गया? तो देखो जम्बू द्वीप। प्रातः वृत्ताकार भारत की धरती को ग्रंथों में इस नाम से अभिहित किया गया है दोस्तों। मत्स्य पुराण के अनुसार वृहद भारत के 9 खंड थे जो अब समुद्र में डूब चुके हैं, है ना। मत्स्य पुराण के अनुसार वृहद भारत के 9 खंड थे जो अब समुद्र में डूब चुके हैं। एक का नाम था इंद्रद्वीप, दूसरे का नाम था कसेरु द्वीप, तीसरे का नाम था तम्रपणि द्वीप, चौथे का नाम था गमिष्टमान द्वीप, पांचवे का नाम था नाग द्वीप, छठवें का नाम था सौम्य द्वीप, सातवें का नाम था गंधर्व द्वीप, आठवें का नाम था वरुण द्वीप, नौवें का नाम था भरत द्वीप। तो ये बताया गया दोस्तों मत्स्य पुराण में, एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट फैक्ट है, जम्बू द्वीप एक अधिकांश भाग एशिया का माना जाता है दोस्तों। विष्णु पुराण के अनुसार जम्बू के वृक्ष पर हाथियों जितने बड़े बड़े फल लगते थे, है ना। उनके फल पक कर चोटियों पर गिरते थे तो उस रस से नदी बन जाती थी, ये बताया गया विष्णु पुराण में। रसीले फल जिस नदी में गिरते थे वह मधुवाहिनी जम्बू नदी कहलाई। वह नदी कौन सी कहलाती थी? मधुवाहिनी जम्बू नदी कहलाई दोस्तों। इस जल व फल के सेवन से रोग शोक तथा वृहद अवस्था आदि का प्रभाव नहीं पड़ता था, यानी कोई रोग ओग नहीं होते थे। इसके अलावा वृहद अवस्था यानी बूढ़े भी नहीं होते थे दोस्तों इसके प्रभाव से। जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेर व मेरू पर्वत स्थित है दोस्तों। आज हम वर्तमान समय में देखें तो मेरू पर्वत और सुमेरु पर्वत दिखेगा नहीं अपने को, है ना। सब इतिहास छुपा दिया गया है, नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, है ना, बाद में। लेकिन प्राचीन में पहले बताया गया है पुराणों में, जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु और मेरू पर्वत स्थित था। सुमेरु और मेरू पर्वत स्थित था दोस्तों। तो जम्बू द्वीप इसके चारों ओर बटा हुआ था, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, जम्बू द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना जाता है दोस्तों। जम्बू द्वीप के 6 पर्वत थे। एक पर्वत का नाम था हिमवान, दूसरे का नाम हेमकुट निषाद, है ना, नील श्वेत पर्वत और श्रृंगवन पर्वत, है ना। ये पर्वत के नाम है दोस्तों। ये 6 पर्वत थे। सीतानाड़ी पर्वत ये जो है ये वर्तमान यरकंद नदी से मिलता है। ये वर्तमान यरकंद नदी से मिलता है। मेरू पर्वत के बारे में बताया गया, पूर्व में मेरू पर्वत जो है पूर्व में सीतानाड़ी यानी सीता नदी, है ना, और पश्चिम में शुभमच्छु यानी शुभमच्छु अम्बुडरिया, है ना। ये मेरू पर्वत के पश्चिम में ये था करके बताया गया दोस्तों। इसके अलावा मंगोलिया में इसे वक्षु कहते थे। मंगोलिया में इसे मेरू पर्वत को वक्षु कहते थे। चीन में इसे पोतसु कहते थे। तिब्बत में इसे पक्सु कहते थे। तो मंगोलिया में इसे जम्बू यानी पर्वत को मेरू पर्वत को वक्षु कहते थे। चीन में इसे पोतासु कहते थे। तिब्बत में इसे पक्सु कहते थे। समझ में आया? उसके बाद देखिए, शुभभक्षु नदी अरब सागर में गिरती है। उत्तर में भाद्र नदी अरब सागर में गिरती है। दक्षिण में किसान गंगा नदी गंगाबल व हरिमुख से निकलती है। ये बताया गया जम्बू द्वीप के बारे में दोस्तों। ये बताया गया जम्बू द्वीप के बारे में पुराणों में, है ना। उसके अलावा उसके बाद देखिए, जम्बू द्वीप के वर्ष भी थे दोस्तों। वर्ष या खंड बोल सकते हैं अपन, है ना। वर्ष को ही खंड कहा गया है। तो जम्बू द्वीप के वर्ष, है ना, वर्ष तो देखो इससे 9 खंड हैं। इसके 9 खंड हैं। इसमें से यानी इसमें केवल भारतवर्ष, मृत्युलोक व शेष 8 देवलोक है दोस्तों। क्या बताया गया यहाँ पे? इसके 9 खंड है, जिसमें से केवल भारतवर्ष एक मृत्युलोक कहलाया और बाकी शेष खंड जो है देवलोक कहलाए, है ना। तो ये देखो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो इनका नाम पता रहना चाहिए। इलाव्रत इसके मध्य में सुमेरु और मेरू पर्वत है। उसके बाद है यद्रक्ष वर्ष, धर्मराज के पुत्र भद्रछवा का राज्य था। यहाँ पे भगवान धैर्यग्रीव की पूजा होती थी।
हरिवर्ष जो था ये भक्त अवतार नहीं सक्त अवतार प्रहलाद जी रहते थे यहाँ पे। यहाँ नरसिंह भगवान की पूजा होती थी दोस्तों। प्रहलाद प्रहलाद जी रहते थे, नरसिंह भगवान की पूजा होती थी। केनुमाल वर्ष ये लक्ष्मी जी संवत्सर नाम से प्रजापति पुत्र कन्या और कामदेव की पूजा होती थी। यहाँ पे कामदेव की पूजा होती थी। इसके अलावा जो है रम्यक वर्ष, इसके अधिपत्य मनु जी हैं, यहाँ भगवान मत्स्य की पूजा होती थी। इसके अलावा यह है हिरण्यमय वर्ष, अधिपति आर्यमा और भगवान कच्छप की पूजा होती थी यहाँ पे। तो ये 7 वर्ष और 7 खंड बताया गया, वर्ष को ही खंड कहा गया है, तो इसको एक बार समझ में आया। जम्बू द्वीप से इतना ही दोस्तों। तो अब दूसरे द्वीप की बात करते हैं अपन। दूसरा और है इसमें देखो, इसके बाद एक और है उत्तर कुरु वर्ष, यहाँ भगवान वाहरा की पूजा होती थी। इसके अलावा किम्पू रूप वर्ष, अधिपति हनुमान जी और श्री रामचंद्र की पूजा होती थी। अधिपति हनुमान जी और श्री रामचंद्र की पूजा होती थी कहाँ पे? किम्पू रूप वर्ष में, है ना। तो ये जम्बू द्वीप से इतना ही। अब बात करते हैं अपन पुष्कर द्वीप की दोस्तों। तो पुष्कर द्वीप जो है, इसका नाम कैसे पड़ा? यहाँ पे अनेक पंखुड़ियों वाले फूल लगते थे, उसे ही पुष्कर कहा गया दोस्तों। अनेक पंखुड़ियों वाले फूल जिसे पुष्कर कहा गया है। इसकी पहचान पुष्कर द्वीप की पहचान रूस के पूर्वी एवं उत्तरी भूभाग यानी साइबेरिया से की जाती है। इसका नाम यांग्रे वट वृक्ष के कारण पड़ा। यहाँ पे वट वृक्ष होते थे दोस्तों, जो बड़ी बड़ी जड़ वाले, है ना, जो अपन ने वट वृक्ष देखे, यांग्रोध वट वृक्ष के कारण पड़ा दोस्तों। माना जाता है कि विशाल वृक्ष में ब्रह्मा जी का निवास था। विशाल वृक्ष में ब्रह्मा का निवास माना गया है। पुष्कर द्वीप में स्वामी वीर सवन थे, है ना। पुष्कर द्वीप के स्वामी वीर सवन थे। इनके 2 पुत्र थे, एक तो महावीर और जातकी महावीर और जातकी थे दोस्तों। ये यहाँ के 2 वर्ष इनके 2 पुत्रों के नाम पर रखा गया था। एक का नाम था महावीर वर्ष, दूसरे का नाम था जातकी वर्ष। महावीर वर्ष में मनु सुत्तर पर्वत के बाहर की ओर और मनुसुत्तर पर्वत के भीतर की ओर, जिसे जातिक वर्ष कहा गया है दोस्तों। इस द्वीप पर कोई नदी नहीं थी, चारों ओर से मीठे पानी के सागर से घिरा हुआ था दोस्तों। पुष्कर द्वीप के 4 वर्ण हैं, जैसे वंग, है ना, मगध, मानस और मंगल, है ना। ये इसके 4 क्या थे? वर्ण थे दोस्तों। यह द्वीप भयावह और अपवित्र, निर्मम व विनाशकारी तथा आत्मा का हनन करने वाला माना जाता है। राक्षसों का प्रदेश कहते थे इसको क्या कहा है? इस द्वीप को, पुष्कर द्वीप को राक्षसों का प्रदेश कहा गया है। अब बात करते हैं सक द्वीप, जिसे साग द्वीप भी कहा गया है ना। इसका विस्तार जम्बू द्वीप के दक्षिण पूर्वी में स्थित पट्टी क्षेत्र में था, है ना। पट्टी क्षेत्र में था। इसके भाग म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीप थे। उष्ण अर्ध जलवायु होने के कारण यहाँ सदाबहार वन का विस्तार था दोस्तों। यहाँ पे सदाबहार वन का विस्तार था, सक द्वीप। अब है दूसरा सालमल द्वीप। इसे सालमली द्वीप भी कहते हैं दोस्तों, सालमल द्वीप को। इसमें मेगाडास्कर सहित अफ्रीका का अरब सागर तटीय भाग था। सालमती पेड़ के कारण नाम पड़ा है दोस्तों, जो मूल्यतः सिल्क वाला पेड़ के कारण इस द्वीप का नाम सालमली द्वीप पड़ा। ये पेड़ विषुवत रेखा प्रदेश में पाए जाते थे। पूर्व वर्ष में मेघाच्छदन रहता है। पर्याप्त जंगली खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे दोस्तों। यहाँ पे पर्याप्त जंगली खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे, तो ये पता रहना चाहिए। इसके बाद कुश द्वीप की बात करते हैं। कुश नाम पड़ा दोस्तों कुश नाम की घास से, है ना। वहाँ पे घास पाई जाती थी, कुश इसलिए। इसका विस्तार ईरान तथा गर्म मरुस्थल की सीमा प्रदेश तक था। मेरू पर्वत के दक्षिण पश्चिम का भूभाग था ये। इस द्वीप में 7 मौसमी नदियां बहती थी। इस द्वीप का बड़ा भाग झाड़ियों व लताओं से घिरा हुआ था। इसमें खनिज और मूल्यवान पदार्थ का भंडार था दोस्तों, इसमें भंडार था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है
प्लक्षद्वीप दोस्तों। विष्णु पुराण के अनुसार पकड़ के वृक्ष ज़्यादा थे यहाँ पे होने के कारण पड़ा था। प्रकड़ के एक पेड़ होते हैं दोस्तों, प्रकड़ के पेड़, है ना, तो उसका नाम उसी से पड़ा है प्लक्ष। प्लक्ष वृक्ष के नाम पर जो इस क्षेत्र में भूमध्य सागर के चारों ओर विस्तृत थे, भूमध्य सागर के मैदानी भागों का प्रदेश था ये दोस्तों प्लक्षद्वीप। इसके अलावा है क्रोच द्वीप। क्रोच द्वीप दोस्तों, क्रोच द्वीप, क्रोच नाम पड़ा है वहाँ के पहाड़ के नाम पर। क्रोच नाम का पहाड़ था, पहाड़ के नाम पर पड़ा था, और ये क्रोच द्वीप के आजू बाजू दूध के सागर से घिरा हुआ था। दूध के सागर से घिरा हुआ था दोस्तों। ये मेरू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है ये, और उत्तर पश्चिम यूरोप का अधिकांश भाग शामिल है। कभी पूछा गया है ना, यूरोप का कौन सा भाग शामिल है, कौन सा द्वीप शामिल था यूरोप में, पुराणों में बताया गया है क्रोच द्वीप यूरोप का, है ना। पर्याप्त वर्षा वाला आर्द्र प्रदेश था ये, पर्याप्त वर्षा वाला आर्द्र प्रदेश था ये। समझ में आ गया, समझ में आया? तो दोस्तों समझ में आया, जिस महाद्वीप में आज हम रहते हैं जिसे एशिया कहा जाता है, तो इसे कुछ सदी पहले इसका नाम बदलकर एशिया कर दिया गया। वो जम्बू द्वीप का भूभाग था दोस्तों। हजारों वर्ष से जिसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, है ना, जो पुराणों में बताया गया है जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। समझ में आया दोस्तों? हम जिस देश में रहते हैं, है ना, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारतवर्ष से इंडिया कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे गांव शहर के नाम परिवर्तित कर दिए गए, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, प्रदेशों के नाम बदल दिए गए, ताकि हम अपनी असलियत को भूल जाएं, हम अपनी पहचान को भूल जाएं, हम अपनी असलियत को भूल जाएं, और हमारी संस्कृति को छुपाया गया। हमारा भारत अखंड भारत था, है ना, सारा विश्व को नाम भी हम नहीं दिया है। और इसके अलावा याद रखना दोस्तों कि हम सनातनी हैं। तो मिलते हैं लेक्चर में नेक्स्ट। इस लेक्चर में मैंने भारतवर्ष को डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी काम की रही जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।